नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श श्रीवास्तव आपके सामने फिर से हाजिर हूं और एक बेहतरीन क्लास को लेकर। और पिछले क्लास से हमने बात किया था कि आईबीपीएस इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन बैंकिंग के पूछे जा सकते हैं, तो वो क्या क्या क्वेश्चन बैंकिंग में पूछे जा सकते हैं। आज हम उसी वीडियो के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ कोर बैंकिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ एडवांस बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो इंटरव्यूज़ पैनल में बेसिकली जो बैंकिंग के क्वेश्चन अराइज होते हैं वो यहाँ से होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि आज हम लोग इन 5 चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में इंटरव्यू के एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि आरबीआई क्या होता है या आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये एग्जामिनेशन जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि आरबीआई तो खैर सभी जानते हैं कि आरबीआई क्या होता है, बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कैसे बताना है ये हम पढ़ेंगे कि आरबीआई क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। दूसरा क्या है कि इसी के फंक्शंस का एक पार्ट है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तीसरा है कि सेबी क्या है, चौथा रेटिंग एजेंसी और पांचवा एनआई एक्ट। ज़्यादातर इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आरबीआई क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में बता दूं कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, आप पुराना वीडियो जाकर देखिएगा कि उसमें मैंने आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर देश में एक ऐसा बैंक होता है जो अपने बैंकों को कंट्रोल करता है। उसको हम कंट्रोल बैंक या सेंट्रल बैंक कहते हैं। हमारे यहाँ हमारे देश में भारत में कौन है, तो हमारे भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वैसे ही अमेरिका में कौन है, तो अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। और चाइना में कौन है, तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो अलग अलग देशों का अपना अलग सेंट्रल बैंक, कंट्रोल बैंक होता है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आरबीआई एक्ट कब आया था, तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, 1934 में आया था। ठीक है, लेकिन ये एक्ट किसके रिपोर्ट पर आया था या किसने रिपोर्ट पेश की थी, तो इसके लिए एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। और ये कमीशन कब बना था, तो 1926 में। तो हिल्टन यंग एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, एक इकोनॉमिक्स थे। इन्हीं की अध्यक्षता में ये तय हुआ कि आप एक ऐसा सेंट्रल बैंक बनाइए जो अपने बैंकों को कंट्रोल करे, और हर देश में बन चुका था। भारत में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक राज था, तो यहाँ भी बनाने की बात हो रही थी। तो हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा और इसने आरबीआई एक्ट, इन्हीं के कमीशन पर आरबीआई एक्ट 1934 में आया और 1 अप्रैल 1935 से इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को, और एक्ट आया था 1934 में। ठीक है, जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था तब इसका जो हेडक्वार्टर ये कोलकाता हुआ करता था, कोलकाता। और फाइनली 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, मुंबई में। ठीक है, तो पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, यानी कि 1935 से लेकर 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। फाइनली इसका हेडक्वार्टर 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक, और जब भारत आज़ाद हुआ तो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। जैसा कि मैंने बताया था कि नेशनलाइजेशन, पिछले क्लास में आप पिछला वीडियो देखिएगा कि नेशनलाइजेशन क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनलाइजेशन वो होते हैं जो पहले बैंक प्राइवेट रहा हो और उसको गवर्नमेंट अपने शेयर्स खरीदती है,
तो ऐसे बैंक को हम लोग नेशनलाइज्ड बैंक, और इस प्रोसेस को हम लोग नेशनलाइजेशन कहते हैं। या इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरबीआई है ये पहले क्या था, एक प्राइवेट बैंक था, तो प्राइवेट बैंक की तरह काम करता था। बाद में जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ादी के बाद इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, ये गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, और गवर्नमेंट के अंडर में यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आरबीआई आ गया। हालांकि आरबीआई क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है, एक स्वायत्त स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन हालांकि सारा गवर्नमेंट कौन करता है, तो गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट का एक मंत्रालय है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आरबीआई अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, ठीक है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो अब ये तो बात हो गई आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट ईयर की। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन, तो देखिए फंक्शंस क्या है आरबीआई के। वैसे तो आरबीआई बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन इसके मेजर जो है फंक्शंस हैं वो 7 फंक्शंस होते हैं। पहला देख लीजिए, पहला 7 फंक्शंस मेजर क्या होते हैं, तो 7 फंक्शन होते हैं। पहला देख लीजिए, पहला होता है इशू ऑफ करेंसी नोट, ठीक है। मैं यहां पर केवल आपके फंक्शन का नाम बताऊंगा, ठीक है, अंदर डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पूछता है कि फंक्शन क्या है, तो आपको केवल फंक्शन बता देना ही है। अगर इनमें से ये पूछेगा कि इस फंक्शन के बारे में बताइए, तब आपको फिर बताना होगा। दूसरा आप लिख लीजिएगा बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। तो पहला क्या हो गया, करेंसी नोट जारी करता है। बैंकर्स बैंक बैंकों को कंट्रोल करता है। तीसरा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार का भी क्या होता है, एक सरकार का भी बैंक होता है। चौथा लिख लीजिएगा मॉनेटरी पॉलिसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। पांचवा लिख लीजिएगा फॉरेक्स मैनेजर, जो विदेशी पैसे आते हैं उसको भी ये रिजर्व करता है, फॉरेक्स मैनेजर। सिक्स्थ हो जाएगा आपका प्रमोशनल रोल, जितने भी नए बैंक आते हैं, एनबीएफसी आती है, उनको लाइसेंस देना, रेगुलेट करना, ठीक है, ये भी काम आरबीआई का होता है। और सातवां लिख लीजिएगा पेमेंट एंड सेटलमेंट। तो जितने भी भारत में या भारत के बाहर जितने भी पेमेंट होते हैं, उनको भी देख रेख करने का काम, कंट्रोलिंग करने का काम आरबीआई करता है। तो ये 7 फंक्शन आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का जो इसका मेन फंक्शन है, इसके अंतर्गत ही सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर इंटरव्यूअर्स आपसे ये पूछ ले कि सीआरआर क्या होता है जी, सीआरआर के बारे में बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे सर सीआरआर के बारे में? तो बताने का तो वैसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन बताने का जो एक अच्छा तरीका है वो ये है, सीआरआर जिसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो आपको ऐसे बताना है सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42(1) में बोला गया है कि सीआरआर इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट बैंक्स हैव टू कीप विथ आरबीआई, दैट बैंक्स हैव टू कीप विथ आरबीआई इन ओनली कैश। यानी कि बैंक जो आरबीआई के पास जमा करेगी वो कैश के फॉर्मेट में जमा करती है। हर बैंक सीआरआर के रूप में एक अमाउंट के रूप में अपना मेंटेन करती है और आरबीआई के पास जमा कर देती है, ठीक है। यानी कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आरबीआई एक्ट के 1934 सेक्शन 42(1) में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई ये, ठीक। अब करंट सीआरआर कितना चल रहा है, तो करंट सीआरआर आप बता सकते हैं कि 4% आपका करंट सीआरआर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से एसएलआर क्या होता है, तो एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी
लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। ठीक है, ये क्या और चीज होती है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा एक्ट है? RBI एक्ट। तो ये किस में आ जाएगा? ये बैंकिंग रेगुलेशन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैंक में दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, RBI एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1949 में ही आया था, जब RBI का नेशनलाइजेशन किया गया था। यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन 1949 सेक्शन 24 में बोला गया है कि सारे बैंक्स वाले SLR मेंटेन करेंगे और इसको RBI के पास नहीं जमा करना है, अपने पास रखना है। यानी कि SLR, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी that banks have to maintain in cash, gold and government security, GSEC जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी कि बैंक्स कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में बैंक अपने पास मेंटेन करेगी। CRR क्या है? CRR को RBI एक्ट के अकॉर्डिंग बैंक कैश के रूप में RBI के पास जमा करती है, जबकि SLR बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास मेंटेन करती है। ये कितना मेंटेन करेगी, ये RBI तय करती है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। और इस समय 18 या 19% के आसपास SLR चल रहा है। आप नेट पर आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? CRR की और SLR की। अब हम बात करने जा रहे हैं रेपो रेट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेपो रेट। अक्सर न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में आपको रेपो रेट के बारे में बताया जाता है। रेपो रेट एक्चुअली इज अ शॉर्ट नेम। इसका पूरा नाम है क्या? रीपर्चेस ऑप्शन, रीपर्चेस ऑप्शन रेट। जिसमें बैंक क्या करती है? जिसमें क्या करती है बैंक अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को RBI के पास जमा करती है और RBI इनको क्या देता है? लोन देता है। यानी कि रेपो रेट इज अ रेट एट विच बैंक्स कुड बोरोज मनी फ्रॉम RBI। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां रखा और RBI से पैसे ले लिया। ठीक है, जिस रेट पर लेगा इसी रेट को हम लोग क्या कहेंगे? रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक वालों को क्या होगा? महंगे दर पर लोन मिलेगा। महंगे दर पर लोन मिलेगा तो बैंक जो हमको लोन देता है तो हमको भी महंगे दर पर लोन मिलेगा। ठीक है, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो हमको महंगे दर पर लोन मिलेगा। अगर रेपो रेट घटता है तो हमको सस्ते दर पर लोन मिलेगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा रेपो रेट को लेकर। और ये करीब इस समय 6% के आसपास पहुंच गया है, जैसा कि मैंने बताया था कि एक बार आप नेट पर जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? CRR, SLR और रेपो रेट की। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं सेबी की। तो अक्सर इंटरव्यूअर्स आपसे ये पूछता है कि सेबी क्या है भाई? सेबी किस बला का नाम है? तो आप क्या बताते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है ये? तो भारत में ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। इट इज अ रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट का ये रेगुलेटर है। RBI किस मार्केट का रेगुलेटर है? मनी मार्केट का। सेबी किसका रेगुलेटर है? कैपिटल मार्केट का। ठीक है, सेबी कैसे रेगुलेट करता है? इसके हम फंक्शंस की अगर हम बात करें, सेबी के फंक्शंस की बात करें तो कैसे ये रेगुलेट करता है? तो कैपिटल मार्केट में जितनी भी कंपनियां आती हैं या कोई भी निवेशक, इन्वेस्टर, आप भी हो सकते हो, आप भी कैपिटल मार्केट में क्या करते हैं? निवेश करते हैं। तो जिस कंपनी में आप लगाते हैं उन कंपनियों को रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है। जैसे RBI क्या करता है? बैंकों को रेगुलेट करता है। वही बैंक अगर अपने शेयर को कैपिटल मार्केट में लॉन्च करेगा तब वहां पर RBI मेंटेन नहीं करेगा, तब कौन करेगा? सेबी मेंटेन करता है।
टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ठीक है, और जितने भी ये जो फर्जी के लोग आ जाते हैं कि आप हमारे यहाँ 10,000 रुपया दीजिए, 15 दिन बाद आपको 20,000 रुपये देंगे, या 1.5 लाख रुपया दीजिए आपको हम 10 दिन बाद 3 लाख रुपया देंगे, तो ऐसे लोगों को सेबी भी देखता है, उनको भी रेगुलेट करता है कि ये फर्जी लोग कौन होते हैं। यानी कि ये भी एक काम सेबी का होता है, जो इनसाइडर ट्रेडर्स होते हैं उनको भी ये दंड देता है, डंडा लेके खड़ा रहता है उनके लिए भी। ठीक है, तो वो लोग भी होते हैं जो इस सेबी में जो बिचौलिए होते हैं, वो उनको भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेबी का एक बड़ा फंक्शन होता है, बहुत बड़ा कैपिटल मार्केट है। और रेटिंग एजेंसी कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि रेटिंग एजेंसी क्या है, भारत में रेटिंग एजेंसियाँ क्या करती हैं। तो जितने भी कंपनियां होती हैं, जो भारत में जितने भी कंपनियां हो गई, या बैंक हो गए, या कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हो गई, उनको रेटिंग करने का काम कौन करता है? तो भारत में रेटिंग एजेंसी होती हैं जो इनको रेटिंग करने का काम करती हैं। सबसे पहला रेटिंग एजेंसी अमेरिका में खुला था जिसका नाम था मूडी। ठीक है, मूडीज कहा जाता है, मूडीज रेटिंग एजेंसी, आप सुने होंगे कभी। तो मूडीज रेटिंग एजेंसी द फर्स्ट रेटिंग एजेंसी इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहला जो रेटिंग एजेंसी है वो कौन सा था? मूडीज था। और कहाँ पे खुला था ये? अमेरिका में खुला था। आज भी मूडीज की रेटिंग बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और ये लोग क्या करते हैं भारत में या किसी भी देश में, उनके यहाँ के अर्थव्यवस्था के लिए रेटिंग करते हैं। भारत में कुछ रेटिंग एजेंसी के नाम बता दीजिए, जो इंडिया में रेटिंग एजेंसी हो उनके नाम बता दीजिए। तो आप क्या बताएंगे अगर पूछेगा कि भारत में कुछ रेटिंग, तो भारत में जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो किस तरह से रेटिंग करती हैं? तो इसके लिए एक कमेटी बनी थी, पद्मनाभन कमेटी, पद्मनाभन कमेटी। तो ये जो कमेटी है ये कब बनी थी? 1996 में बनी थी। तो भारत में जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो इस कमेटी के बाद कैसे रेटिंग करती हैं? तो उसके लिए पद्मनाभन कमेटी ने एक कैमल्स की रेटिंग बनाई थी, कैमल्स की। ये कैमल्स में सी क्या है? तो सी है आपका कैपिटल एडुकेसी। कैपिटल एडुकेसी यानी कि देखिए कि रेटिंग एजेंसी देखेगी कि कंपनी का कितना कैपिटल है। ठीक है, एसेट्स, उसके एसेट्स क्वालिटी कितनी है, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, मैनेजमेंट क्वालिटी देखती है, अर्निंग देखेगा, उस कंपनी का क्या देखेगा? अर्निंग देखेगा, लिक्विडिटी देखेगा, लिक्विडिटी कितनी है, और सेंसिटिव टू मार्केट रिस्क। एस से क्या हो जाएगा? तो एस से हो जाएगा सेंसिटिव टू मार्केट रिस्क, यानी कि मार्केट में उसके क्या रिस्क चल रहे हैं। इस हिसाब से रेटिंग एजेंसियां भारत में कंपनियों की या बैंकों की रेटिंग करती हैं। ठीक है, तो अब भारत में जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भारत में जो रेटिंग एजेंसी है उनमें सबसे पहला नंबर किसका आता है? तो क्रिसिल का आता है। भारत की फर्स्ट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? तो क्रिसिल है। ये कब आई थी? 1988 में। इंडिया फर्स्ट रेटिंग एजेंसी अगर पूछा जाए आपसे कौन सा है तो क्रिसिल है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। दूसरा नाम हो जाएगा सेकेंड रेटिंग एजेंसी इन इंडिया इस इकरा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये 1991 में आई थी। ठीक है, ये सेकेंड रेटिंग एजेंसी है। तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा आप लिख लीजिए केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, 1991 में केयर, सॉरी 1993 में। ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। ठीक, चौथा आप लिख सकते हैं आपका सिविल लिख लीजिए, सिविल 2001 में आया था सिविल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड सिविल। ठीक है, पांचवा लिख लीजिएगा आप स्मेरा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी 2005 में आई थी।
तो ये आप 5 रेटिंग एजेंसियों के नाम आप बता सकते हैं। एक ओनिक्रा है, ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये रेटिंग एजेंसियां भारत में रेटिंग करती हैं, ठीक। अब क्या है एनआई एक्ट, अगर आपसे पूछ ले कि एनआई एक्ट क्या है और कब आया, तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताइएगा क्योंकि आप फंस सकते हैं। आपको बस इतना बताना है, अगर आपसे पूछे एनआई एक्ट कब आया था तो 1881 में आया था। और एनआई एक्ट क्या होता है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। एनआई एक्ट क्या होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो 1881 में आया था, ठीक। इसमें बेसिकली क्या क्या आते हैं, तो आपका आ जाएगा चेक, दूसरा आ जाएगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तीसरा हो जाएगा प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट, ये मेन होते हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसी में आपका डिमांड ड्राफ्ट भी आता है, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट भी क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है जो बैंक्स पेमेंट करती है, ठीक। चेक भी क्या होता है, बैंक पेमेंट करती है, बट किसके कहने पर, जो मेकर होता है, मेकर एक इंस्ट्रूमेंट पे साइन करता है और वो पेमेंट करने के लिए बैंक को कहता है, जिस इंस्ट्रूमेंट पे साइन करता है उसी को हम लोग कहते हैं चेक, ठीक है। दो पार्टियों के बीच में होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, ठीक, दोनों में अंतर होता है। तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा आप अपना बेसिक ज्ञान अच्छे से पढ़ के जाएंगे और ये ज्ञान जो मैंने आपको बताए हैं इसको आप दिमाग में जरूर रख लीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आपसे इंटरव्यू में बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अब आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।